हेलो स्टूडेंट, AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि 12th में है और ये नीट तथा जेई जैसे एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो आज पढ़ेंगे हम सेल अभिक्रिया, ठीक है, सेल रिएक्शन और सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल और इससे संबंधित अंकित क्या पढ़ेंगे? इससे संबंधित अंकित, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो वीडियो को मिस ना करें। ऐसा ना कि मिस करके और आगे बढ़ जाएं तो आपके कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आप अंकित हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान पूरा पढ़ें। ये आपका बोर्ड एग्जाम में तो 2 नंबर का आता है। कितने का? 2 मार्क्स का है। तो इम्पोर्टेंट है कि सेल अभिक्रिया क्या होती है, समझाइए। तो किसी गैल्वेनिक सेल में विद्युत धारा की उत्पत्ति के लिए, कोई भी गैल्वेनिक सेल है उसमें विद्युत धारा क्यों उत्पन्न होती है, उसके लिए जो जिम्मेदार रिएक्शन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? सेल अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी गैल्वेनिक सेल में विद्युत धारा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी रासायनिक रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, उत्तरदायी रासायनिक अभिक्रिया एक रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, और इस रिडॉक्स अभिक्रिया को ही उस सेल की सेल अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं यहाँ पर गैल्वेनिक सेल की सेल अभिक्रिया को नीचे दर्शा रहा हूँ। तो गैल्वेनिक सेल में मैंने आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ा दिया, जिसमें सेल अभिक्रियाएं बताई थी। तो उसमें 2 सेल अभिक्रियाएं होती हैं, एक हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, जो कि एनोड पर होती है, और एक होती है कैथोड पर, जिसे हम बोलते हैं क्या? तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, तो ऑक्सीकरण किसका होता था? ऑन एनोड पर होता था, और ये होता था जिंक धातु होती थी, वो घुलती थी और किस में टूटी थी? जेड आयनों में अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर। किस में टूटी थी? जेड आयनों में इलेक्ट्रॉन त्याग कर। कितने त्याग थे? 2। तो ये अभिक्रिया जो हो रही थी ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी, इसे बोलते थे ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहीं पर दूसरी अभिक्रिया होती थी जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो रिडक्शन किस पे होता था? ऑन कैथोड। तो ऑन कैथोड पर क्या होता है कि जो कॉपर होती थी, कॉपर आयंस जो विलयन में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते और क्या बनाते? कॉपर धातु, जो कि क्या है? इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाती थी। तो ये किस पर हो रही थी? ये रिडक्शन, ठीक है। ये क्या हो रहा था? रिडक्शन। तो इसे हम समीकरण फर्स्ट बोल सकते हैं और इसे हम समीकरण सेकंड बोल सकते हैं। तो क्या संपूर्ण सेल रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी? तो दोनों समीकरणों को जोड़ दें। क्या करें? दोनों समीकरणों को जोड़ दें। तो मैं यहां पर लिखूंगा रिडॉक्स रिएक्शन, या हम बोल सकते हैं सेल रिएक्शन। तो अब सेल रिएक्शन क्या होगी यहां पर? तो सेल रिएक्शन क्या होगी? तो देखो, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, तो समीकरण ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी कुछ कैंसिल होगा नहीं। अब देखो, इधर के इधर लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये जो तुम्हारा एरो है वो बराबर की तरह काम करता है। तो इधर जैसे Zn सॉलिड सर, और इधर क्या रहा? Cu 2 9, तो Cu 2 9 गिव्स आउट, इधर क्या बचा? Zn 2 9 और प्लस Cu सॉलिड। तो ये क्या है बताओ भाई? तो ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, और ये रिडॉक्स अभिक्रिया गैल्वेनिक सेल में हो रही है, जो विद्युत धारा के लिए क्या होती है? उत्तरदायी है। उसे ही हम क्या कहते हैं?
रिडक्स अभिक्रिया को ही सेल अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसी तरह से लिख करके उसे 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसे कर सकते हैं। आगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल विभव में संबंध। एक क्वेश्चन है, गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल विभव में क्या संबंध है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव में संबंध होता है डेल्टा आर जी बराबर माइनस एन एफ, माइनस अवश्य लगा लेना, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या सॉरी ई सेल, नॉट नहीं आएगा अभी, तो क्या होगा माइनस एन एफ ई सेल होता है। तो यहां पर जहां डेल्टा आर जी बराबर होती है गिब्स मुक्त ऊर्जा, क्या होते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, और एफ बराबर क्या होता है फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक, और फैराडे स्थिरांक का मान होता है 96,500 कूलम। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी हुई फैराडे के विद्युत अपकरण नियम में, ठीक है। और ई सेल बराबर क्या होता है, तो सेल का ई सेल बराबर होता है तुम्हारा मानक सेल विभव, यस सॉरी सेल विभव, ऐसे लिख लो, ई सेल बराबर सेल विभव, सेल विभव। और एक और रह गया तुम्हारा एन, तो एन बराबर होता है, तो एन बराबर होता है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये सूत्र याद रखेंगे। तो किस में संबंध है, डेल्टा जी, डेल्टा आर जी जो कि गिब्स मुक्त ऊर्जा है, और ई सेल में संबंध यानी सेल विभव में संबंध। तो सेल विभव को किससे दर्शाते हैं हम, ई सेल से, और गिब्स मुक्त ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा आर जी से, ठीक है। लेकिन मानक अवस्था में क्या लगा देंगे हम, नॉट, यानी डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो जहां पर डेल्टा आर जी नॉट मानक अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा है, और एन मतलब संतुलित अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और एफ फैराडे स्थिरांक है जिसका मान कितना है 96,500 कूलम, और ई नॉट सेल क्या है, तो मानक सेल विभव है, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र आप याद रखना, इस पर सवाल आते हैं 2 नंबर के, और ये मैं तुम्हें कराऊंगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे निम्न में से प्रत्येक गैल्वेनिक सेल की एचसीआर जानते हो हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है, वह शुद्ध सेल अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जिंक, तो जिंक सॉलिड है जो इक्वस किसमें, Zn इक्वस में टूटा है, ऐसे ही यहाँ पर इक्वस है ये, तो ये सॉलिड में है। तो इसको मैं कैसे रखूं, तो पहली बात हमें पता होना चाहिए किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण। तो मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि लॉन LOAN, और क्या बताया था RRCP, इससे याद रखेंगे कि लेफ्ट साइड पर होता है तो लेफ्ट, और O का मतलब ऑक्सीडेशन, और A का मतलब एनोड, और N का मतलब नेगेटिव। क्या बात समझे आप, कि नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए,
दूसरी बात एनोड पर होता है क्या, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो लेफ्ट साइड पर लिखी है वो ऑक्सी कट अवगिरिया लिखी है ये सेल में, और इधर की साइड लिखी गई है वो आर का मतलब क्या होता है राइट, और आर का मतलब क्या होता है रिडक्शन, तो इधर क्या होगा रिडक्शन, और सी का मतलब कैथोड, और पी का मतलब पॉजिटिव। कैथोड का मान भी पॉजिटिव हो सकता है, और कैथोड किधर होता है राइट साइड पर होता है। तो जब भी गैल्वेनिक सेल लिखा हुआ तो उसमें ये चीजें होती हैं, तो ये बातें दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। तो अब मैं इसे कैसे करूं हल, तो इस अपक्रिया को कैसे लिखूं। पहली बात उसने क्या कहा कि HCr लिखिए, HCr, तो इस अपक्रिया की HCr लिखते हैं। तो क्या लिखें हम, पहले लिखेंगे आप, तो ये रिएक्शन तो दे ही रखी है, तो पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन HCr यानी हाफ सेल रिएक्शन। तो किस पर होती है ये ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, तो ऑन एनोड, ऑन एनोड क्या हो रहा है जिंक है वो किस में टूट रही है सॉलिड, Zn2 आयन क्या बना रहा है Zn2 धनावेश, और +2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तब ऐसा हुआ होगा। दूसरी बात हमें क्या लिखनी है हाफ सेल रिएक्शन, तो ये आपकी ऑक्सीडेशन हो गई, तो ये हुई रिडक्शन। रिडक्शन किधर होता है रिडक्शन HCr हाफ सेल रिएक्शन, तो रिडक्शन इधर होगा, तो Ag का रिडक्शन हो रहा है, तो Ag धनावेश, ठीक है Ag धनावेश प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा Ag सॉलिड, ठीक है। तो ये तुम्हारी ऑक्सीडेशन HCr लिख गई, रिडक्शन HCr लिख गई। अब इसमें एक प्रश्न और उसने पूछा था इसी में कि शुद्ध सेल अपक्रिया भी लिखिए, तो शुद्ध सेल अपक्रिया दोनों समीकरण को जोड़ दो, तो इसको मैं दे दे रहा हूँ समीकरण फर्स्ट और इसको दे दे रहा हूँ समीकरण सेकंड। यहाँ लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट क्या है Zn और Zn इक्वस प्लस गिव्स आउट Zn2 धनावेश और प्लस 2e इलेक्ट्रॉन, ये समीकरण तुम्हारा फर्स्ट है जो कि यहाँ है, ठीक है। और इधर देखेंगे दूसरा क्या था Cu नहीं सॉरी Ag एक धनावेश और प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और क्या बना रहा है Ag सॉलिड और प्लस कुछ नहीं गिव्स आउट सेकंड। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो पहली बात हम जोड़ सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दें, तो इस वाले समीकरण में कितने का गुणा कर दूं 2 का, इस वाले समीकरण में अगर मैं 2 का गुणा कर दूंगा कितने कर दूं 2 का, दूसरा समीकरण इसमें 2 का, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, तो इसको पहले लिखो Zn सॉलिड, Ag कितने 2 का गुणा हो रहा है तो प्लस 2Ag धनावेश गिव्स आउट Zn2 धनावेश प्लस Ag कितना 2 का गुणा हो रहा है तो 2Ag सॉलिड। Ag सॉलिड, तो ये आपकी क्या है सेल अपक्रिया लग गई, ठीक है क्या लग गई सेल अपक्रिया। तो इस तरह से कोई भी सेल अपक्रिया अगर प्रश्न पूछ लेता है, कभी 2 नंबर में आ जाते हैं कि निम्न में से प्रत्येक गैल्वेनिक सेल की HCr या शुद्ध सेल अपक्रिया लिखिए, तो आप इस तरह से शुद्ध सेल अपक्रिया लिखनी आनी चाहिए। अगर ये अपक्रिया आपको लिखनी आती है तो निर्णय समीकरण में आप
प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो। अगर मैं कहूँ कि इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो सिर्फ 2, क्योंकि बराबर बैलेंस में 2 है। तो पूरी रेडॉक्स अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों की है, तो 2 की है, क्योंकि देखो 2 धनावेश और इधर भी 2 धनावेश हैं। तो अगर आप ये शुद्ध सेल अभिक्रिया नहीं लिखना जानते हो तो आपको समस्या आ सकती है। मॉडल वगैरह में क्वेश्चन दिए हैं जिसमें ये अभिक्रियां दी होती हैं, तो आप वहां से भी समझ सकते हो कि कैसे इसने प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, फिर एक तुम करना है ना, कि इसको तुम कर लोगे बिल्कुल इसी की तरह है। मैं दूसरा कराता हूं, क्रोमियम, ये वाला मैं करा दे रहा हूं, ठीक है। निकल वाला तो कर ही लोगे, क्रोमियम का करा दे रहे हैं। चलो, ये कौन सी है, इधर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और इधर क्या हो रहा है रिडक्शन। तो अब तो फटाफट से लिखेंगे ऑक्सीडेशन HCr, तो हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, किस पर होगी, ऑन एनोड। क्या होगी, तो क्या होगी, Cr सॉलिड है, किस में टूट रहा है, Cr 3 धनावेश में, और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। दूसरी रिडक्शन HCr, तो रिडक्शन HCr इधर होता है रिडक्शन, यानी राइट साइड पर, तो यानी Pb2 धनावेश, Pb2 धनावेश यहां लिख देना ऑन कैथोड। Pb2 धनावेश ले रहा है और क्या बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बना रहा है Pb सॉलिड, और इसे मैं समीकरण फर्स्ट बोल दूं और इसे समीकरण क्या बोल दूं, सेकंड, ठीक है। अब ये तो लिख गई दोनों की HCr यानी हाफ सेल रिएक्शन। अगर इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ दूं, क्या करूं, दोनों समीकरणों को जोड़ दूं, तो एक मुझे क्या प्राप्त होगी, रिडॉक्स अभिक्रिया, है ना, रिडॉक्स अभिक्रिया प्राप्त होगी। जैसे आप अच्छा लिखना चाहते थे, इनको दोबारा से फिर से लिख करके और एक साथ जोड़ दीजिए, तो एक रिडॉक्स अभिक्रिया या संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त होगी। तो ये क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया लिखनी है, क्या लिखनी है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसे लिखें, तो यहां से देखिए, कि इधर तो 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या किया जाए कि बराबर इलेक्ट्रॉन कर दी जाए। तो ऊपर वाले समीकरण में मैं 2 का गुणा कर दूं और नीचे वाले समीकरण में 3 का गुणा कर दूं, तो दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो 3 दूनी 6 और 2 3 6 और 3 दूनी 6, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास आ जाएगा ये बचेगा, तो ये कितना है, तो 2 का गुणा करके चल रहा हूं, तो कितने 2Cr सॉलिड और प्लस ये कितने पीबी कितने 3, तो 3 पे 2 धनायन गिव्स आउट, Cr कितने Cr 2 Cr 3 धनायन प्लस पीबी कितने हैं 3 पीबी सॉलिड। तो ये क्या लिख गई, संपूर्ण सेल रिएक्शन लिख गई, संपूर्ण सेल रिएक्शन लिख गई, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप खुद करेंगे, और अगर हो सके तो इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं समझ जाऊंगा कि कितने बच्चे ये लिख लेते हैं या सीख गए, नहीं तो नहीं लिख पाते हैं। समझ में आ रही है। निम्नलिखित रिडॉक्स अभिक्रिया के संगत गैल्वेनिक सेलों की स्थापना कीजिए। क्या करनी है, संगत गैल्वेनिक सेलों की स्थापना करो। अब ये दे रखी है रिडॉक्स अभिक्रियाएं, और इन रिडॉक्स अभिक्रिया से गैल्वेनिक सेल लिखना है। गैल्वेनिक सेल का निरूपण जो मैंने पहले बताया था, इस तरह का गैल्वेनिक सेल का निरूपण है, इसको अब इससे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मैं सिर्फ एक लिख के दिखाऊंगा और उसके बाद दूसरा तुम्हें करना है, ठीक है। तो Cu+2Ag को ले रहे हैं हम, किसको ले रहे हैं, Cu+2Ag और प्लस गिव्स आउट Cu2 धनावेश प्लस 2Ag। मैं तो तुम्हें बता दूं डायरेक्ट लिख दूंगा, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, है ना।
और जब तुम्हें भी एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसका क्या होगा। तो पहली बात, इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ होगा, किसका रिडक्शन हुआ होगा, हम ये देख लेंगे। तो ये है कॉपर। देखो, जब कॉपर कॉपर धनायन में टूटेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना। क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे हम। पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। केवल क्या लिखनी है, रिडॉक्स अभिक्रिया के संगत गैल्वेनिक सेलों की स्थापना करनी है ना, गैल्वेनिक सेलों की स्थापना है। तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे ऑक्सीडेशन HCr, है ना। तो ऑक्सीडेशन में कौन सी अभिक्रिया हो रही है कि Cu टूट रहा है, किसमें, Cu2 धनावेश और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन में। और ये किस पर हो रही है, एनोड पर। तो हमने एनोड की छांट ली। इसी तरह से हम कैथोड की छांटेंगे। कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, ये यहां पर लिखेंगे रिडक्शन HCr। तो कैथोड की छांट लो भाई, कैथोड। तो कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, कैथोड पर Ag, Ag है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, 2Ag है, 2Ag है, जिसने 2e इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे और तब बनाया होगा 2Ag सॉलिड। 2Ag सॉलिड, यहाँ पर सॉलिड है, ठीक है। ऐसे यहाँ कॉपर सॉलिड है, 2Ag सॉलिड बनाया हुआ है ना। तो ये जो अभिक्रिया है तुम्हारी ऑन कैथोड पर। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो सिर्फ ये इस अभिक्रिया को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Ag धनावेश प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस Ag, ये लिख सकता हूँ। अब हमने दोनों अभिक्रियाओं को सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट कर लिया तो गैल्वेनिक सेल में मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, क्या बताई थी, गैल्वेनिक सेल में हम लिख सकते हैं यहाँ पर नाउ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। तो अब गैल्वेनिक सेल रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, तो गैल्वेनिक रिएक्शन में ये होता है कि ऑक्सीडेशन किधर लिखते हैं, इधर को। तो ऑक्सीडेशन लिखते समय हम क्या करेंगे, जैसे Cu सॉलिड है तो Cu के बाद एक सीमा प्रावस्था लगा देते हैं। उसके बाद क्या लेंगे, Cu2 धनायन, Cu2 धनावेश, और यहाँ पर उसकी सांद्रता दी रखी हो तो नहीं दी होती है तो हम एक्वस लिख देते हैं। फिर 2 लाइन खींचते हैं जो लवण सेतु के लिए होती है, ठीक है, लवण सेतु के लिए। अब बनाते हैं क्या, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख गए। अब बची क्या तुम्हारी, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, ये वाली, यानी 2Ag करके नहीं लिखेंगे कभी भी 2 करके वहां पर, क्योंकि यहाँ पर ही कॉमन लेके अलग कर लेते हैं। तो Cu, अब यहाँ पर सिर्फ बचा Ag, Ag पर एक धनावेश, यह Ag एक धनावेश कैसा है, इक्वस, और एक लाइन लगा दी है और Ag सॉलिड। तो क्या बनना था इससे, Ag सॉलिड बनना था, Ag सॉलिड, बस। तो ये गैल्वेनिक सेल का निरूपण हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे और हो सके तो इसे कमेंट सेक्शन में दूसरे का अवश्य बताएं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है अगर आप सीख गए तो, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल, अगला टॉपिक लेके चलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, या इसे हम बोलते हैं EMF, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हम बोलते हैं इसे ई सेल, इसके कई नाम हैं, ई सेल, ठीक है। तो दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को सेल का EMF या ई सेल कहते हैं। तो दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को सेल का EMF या ई सेल कहते हैं। यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव ज्ञात हों, अगर दोनों इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव ज्ञात होंगे तो उसे ई सेल बराबर एक सूत्र बनता है, ई कैथोड और माइनस ई एनोड।
और अगर मानक अवस्था में इसी को लिखना हो, मानक अवस्था में, तो मानक अवस्था में यही सूत्र क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड। तो ई सेल क्या है, सेल का विभव, और ई कैथोड मतलब किसका है, और वो रिडक्शन विभव, ठीक है। और ये एनोड क्या है, ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। इस तरह से हम दोनों के इनके मान लगा देंगे तो क्या निकाल सकते हैं, हम सेल का ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। और यहीं से आगे हम एक बात और पढ़ेंगे कि निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, यानी आंकिक हैं अब ईएमएफ से संबंधित। तो ईएमएफ से संबंधित क्या पढ़ेंगे, आंकिक। तो ईएमएफ से संबंधित अंक क्या हैं, तो हमेशा ये पहचानेंगे कि कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, ठीक है। या तो ये सेल अपक्रियाएं आपको पीछे से क्लियर हैं तो आप कर लोगे, और अगर जो बच्चे नहीं भी समझ पाए तो वो वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको सेल अपक्रिया समझ में आएगी। देखो ये है गैल्वेनिक सेल अपक्रिया, जिसमें कौन किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण उसका होता है जो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। ये याद रखेंगे। और एक ट्रिक भी है जिससे भी हम पता कर सकते हैं, तो मैं बताऊंगा अभी। तो सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, किसी ईएमएफ की। एक ये गैल्वेनिक सेल का निरूपण यहाँ पर दे रखा है जो इस तरह से है, और यहाँ पर 1 मोल लिखिए, ये लिख रहा है कोष्टक में 1 मोल, और यहाँ पर भी 1 मोल है, और ये हमारी सॉलिड है। ये गैल्वेनिक सेल दे रखा है, और ये शायद 2019-18 का क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। जबकि ई नॉट जेड यहाँ पर मान दे रखे हैं, तो ये 2 आयन हैं वो इसके ऊपर हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कि ई नॉट जेड और जेड 2 धनावेश, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, -0.76 वोल्ट, ठीक है। दूसरी वैल्यू उन्होंने दे रखी है ई नॉट Cu2 धनावेश, और Cu जिसकी वैल्यू दे रखी है +0.34 वोल्ट, ठीक है। ये उन्होंने मान दे रखे हैं। तो मैं इसके लिए तुम्हें सरल का एक सूत्र बताता हूँ। सूत्र यही है जो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कहो तो एक और सरल सूत्र बता दूं कि ई आर माइनस ई एल, आर का मतलब लेफ्ट, ठीक है, आर का मतलब राइट, और ई का मतलब लेफ्ट। तो आर का मतलब जो भी गैल्वेनिक सेल में होगा राइट, इधर के जो मान सी उसको पहले, और उसके बाद लेफ्ट का मान बाद में। या फिर इधर की साइड पे तुमने जो लेफ्ट साइड थी उधर क्या होता था, एनोड, और एनोड पर क्या होता था, ऑक्सीकरण, ठीक है। और इधर पर क्या होता था, रिडक्शन। तो उनके मान लगा देते हैं। अब हमने देखा था कि इधर क्या है, ये पता जल्दी से, इधर क्या होता है, एनोड। तो ई एनोड की वैल्यू कितनी होगी, ये एनोड का काम करेगा, ठीक है। और इधर क्या होता है, राइट साइड पर रिडक्शन होता था। तो ये जो मान दिख रहा है, ये वाला मान, ये किसका काम करेगा, ई कैथोड का। तो अब मान लगा दीजिए इसमें, पर मान लगाते समय याद रखेंगे चिन्ह सहित लगाते हैं, चिन्ह पर बताया हुआ। ई नॉट कैथोड की वैल्यू कितनी रखी है, +0.34, और माइनस ई नॉट एनोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो -0.76 वोल्ट। इन दोनों को हल करते हैं, तो हल करेंगे तो देखो +0.34, और ये चिन्ह हटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 0.76। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ोगे तो 6 4 10 का 0, और 7 और 3 10, और 1 11। 10 मतलब 2 अंक बाद है, हमने लगा दिया,
ठीक है, और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, वोल्ट। तो ये निकल आया ई नॉट सेल की वैल्यू। बताओ, 2 नंबर का क्वेश्चन है, समझ में आया, बहुत आसान है। अगर इस तरह से भी नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं याद रखूं कि कैथोड का जो मान होगा, देखो कैथोड लिखते हैं, कैथोड, तो इसमें बनना है प्लस चिन्ह, बनना है प्लस चिन्ह, तो कैथोड की वैल्यू धनात्मक। एनोड की बात करूं तो ए एन ओ डी, तो ए के मध्य में कौन सा चिन्ह बनना है, माइनस का, तो एनोड की वैल्यू कैसी होगी, ऋणात्मक, वही हमने लगाई, ऋणात्मक वैल्यू इधर और धनात्मक वैल्यू इधर। तो इस तरह से भी जो बच्चे समझ में नहीं आते हैं तो वो इस तरह से समझ लें ट्रिक से, चाहे आप इस तरह से। वैसे सही कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप कहीं पर भी गलत नहीं हो सकते। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये यहाँ भी ये सॉलिड है और ये 1 मोल है और ये 1 एम है और ये सॉलिड है, इसके मान दे रखे हैं, क्या हल कर सकते हो, हल कर लो तो बताइए फिर। तो पहले की तरह छांट लीजिए, ये किसका मान है, ई नॉट जेड एन, यहाँ पर दे रखा है ई नॉट जेड एन टू धनावेश, इसकी वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट, ठीक है, ये रखिए। दूसरा ई नॉट सी ओ टू धनावेश और सी ओ, ठीक है, इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है प्लस, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो प्लस 2.8 सॉरी प्लस 0.28 वोल्ट, क्या दे रखिए, प्लस 0.28 वोल्ट। अब हमारा एक सूत्र होता है ई सेल, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, बोलो जल्दी से, या ई सेल बराबर, यहाँ नोट में दे रखे हैं तो नोट में लगाएंगे, ई कैथोड, रट लेना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, तो ई नॉट कैथोड, ई नॉट एनोड, कैथोड की वैल्यू धनात्मक तो 0.28 माइनस एनोड की वैल्यू ऋणात्मक -0.76 वोल्ट, दोनों का मैं डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा क्योंकि ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो 8 अच्छे 14 के 4 और 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो 0.2 अंक बाद 1.4 वोल्ट प्लस। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया दे रखी है, अब ये पहले दे रखा था गैल्वेनिक सेल, अब अभिक्रिया दे रखी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण छांटते हैं और रिडक्शन भी छांटते हैं, देखो ये हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडेशन, क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, रिडक्शन, ये छांट लिया हमने, तो अब इनको लिख लेंगे, तो क्या होगा, ई नॉट, ये दे रखी है वैल्यू ई नॉट जेड एन टू धनायन, जेड एन बराबर वैल्यू है -0.76 वोल्ट, और ई नॉट ए जी धनावेश ए जी, ई नॉट ए जी धनावेश ए जी इक्वल टू क्या दे रखा है, प्लस 0.80 वोल्ट। इसको हल करिए आप, छोड़ता हूँ, ठीक है, यहाँ तक बता दिया, अब लगाएंगे सूत्र और हल करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट, निम्न के सेल अभिक्रिया के ईएमएफ की गणना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप ही करना, ये देखते हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में, मैंने 3 क्वेश्चन बताए जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो ये वाले दोनों के आंसर आप बता देना, ठीक है। अच्छा, प्रश्न नंबर इनको दिया नहीं गया है तो प्रश्न नंबर दे देते हैं जिससे तुम बताओगे कैसे, तो मान लो प्रश्न नंबर ये पहला था,
और ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा, जिसका आंसर देना है तीसरे का, मुझे याद रहेगा, और चौथे के आंसर बताने हैं आपको। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन चलते हैं डैनियल सेल के लिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नॉट सेल बराबर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना के लिए मैंने सूत्र बताया था मानक कंडीशन में। तो क्या होता है, डेल्टा जी नॉट आर डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये सूत्र बताया था, जिसमें क्या दे रखा है, उसने सिर्फ दे रखा है ई नॉट की वैल्यू। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 1.1 वोल्ट। तो लगा दीजिए डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस एन। समस्या क्या है, एन की वैल्यू कहाँ से लाऊं, तो एन की वैल्यू देखो यहां से पता करेंगे इस सेल अभिक्रिया से। ठीक है, देखो डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, यहाँ पर कितने आयन हैं, 2, यहाँ भी कितने आयन हैं, 2। तो सिर्फ एन की वैल्यू 2, क्योंकि Zn वाली सेल अभिक्रिया में एन की वैल्यू 2 ही निकल रही आती है, जो हमने बार बार करा रखी है। और नहीं तो उसी की तरह यहाँ पर मैंने अभिक्रियाएं बताई हैं इसकी तरह, इसमें देखा 6 निकल के आई थी, तो क्योंकि 2 और 3 का गुणा किया था तो 6 निकल के आई थी, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। या फिर इसकी तरह, इसमें कितनी आई, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 का गुणा हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो यही एन की वैल्यू होती है। यहाँ से पता कर लेते हैं कि एन की वैल्यू कितनी है। तो इस तरह से कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट ही आप पता कर सकते हो कितने इलेक्ट्रॉनों की हेर फेर हुए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है और निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये अभिक्रिया दे रखी है जिसके लिए, और ये किसका मान दे रखा है, ई नॉट सेल की वैल्यू, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.1 वोल्ट। ठीक है, एक सूत्र पढ़ाया था मैंने, गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा ई सेल में संबंध। तो डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, इस सूत्र में ये मान लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू कहाँ से लगाएं, तो एन की वैल्यू इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन कितने प्रयुक्त हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे तब कॉपर सॉलिड बनाया होगा। समझ में आ रही है। और जिंक ने क्या हुआ, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे तब Zn2 धनायन बनाएगा। तो एन की वैल्यू, या फिर पीछे से अभिक्रियाएं दे रखी हैं, उधर मैंने समझाया था कैसे अर्धसेल अभिक्रिया निकाल के आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से डेल्टा आर जी नॉट बराबर एन की वैल्यू 2 इंटू एफ, एफ का मान होता है फैराडे के लिए, एफ बराबर 96,500 कूलम। तो 96,500 इंटू ई नेट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट होती है। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो माइनस इतना आएगा। ठीक है, कितना आएगा इसकी वैल्यू, माइनस में 21,23,00 जो भी है, और ये आगे कूलम वोल्ट में इसका आंसर आएगा। या फिर हम इसे लिख सकते हैं -21 जूल। ठीक है, 2,12,300 जूल। कितनी आ सकती है, 2,12,300 जूल। किसकी वैल्यू है ये, डेल्टा आर जी नॉट यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो आपके ये मैंने ईएमएफ वाले गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध तथा उस पर आधारित अंक क्लियर करा दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
और इसके बाद हम विद्युत रासायनिक श्रेणी लेके आएंगे और विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा उसके अनुप्रयोग। ठीक है, ये नहीं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा दी उसके अनुप्रयोग नहीं पढ़ाए, मैं तुम्हें उसके अनुप्रयोग भी पढ़ाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही काम के हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिस क्वेश्चन का मैंने आंसर पूछा है उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। एक लाइक तो तुम्हारा बनता है अगर मैं 1 घंटे की वीडियो बनाता हूं तो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।